बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स मुझे कोई बता दे कि मेरी आवाज़ आ रही है। मेरी स्टूडेंट को मुझे बताया कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर। कोई हैंड रेज करके बता दे। समरा आवाज़ आ रही मेरी आपको? समरा से पूछें जी। छोड़ो, ये सोई तो नहीं हुई? सोई हुई है? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है कि किसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, किसी कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो कैसे डिटरमिन करनी है और फिर उस प्राइस की एलोकेशन कैसे करनी है। एक्चुअली यही वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होने हैं। पीछे चलें। हाउ टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। यस, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, स्टेप नंबर 3 जो 5 स्टेप मॉडल के अंदर है। द ट्रांजैक्शन प्राइस पहले तो होती क्या है? is the amount of consideration an entity expects to be entitled to in exchange for goods or services promised under contract. Promised under contract, जो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसे इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज, कि जब मैं किसी को गुड्स या सर्विसेज दूंगा और उसके बदले में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे इतनी अमाउंट मिल जाएगी, तो वो जो अमाउंट है, कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो क्या कहलाता है? वो ट्रांजैक्शन प्राइस कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें शामिल नहीं है। क्या? एक्सक्लूडिंग एनी अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज, सेल्स टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, ठीक है, या कोई और ऐसी कलेक्शन जो हम किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे करते हैं, वो जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं होती, ठीक है। तो एनी कलेक्शन made on behalf of third party, although it is included in price of the product, that is not to be treated as income. Next challenge, वो transaction price नहीं होनी चाहिए। An entity must consider the term of the contract and its customary practices in determining the transaction price. कि transaction price determine करने में terms of the contract और customary practices इन डिटर्मिनिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें बेसिकली आपने क्या करना है, इसको आपने दो चीजें कौन सी? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस, इन दो चीजों को आपने कंसिडर करना है। इन दो चीजों को कंसिडर करते हुए आपने ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो डिटरमिन करनी है। द ट्रांजैक्शन प्राइस अज्यूम्स transfer to the customer as promised in accordance with existing contract, and the contract will not be cancelled, renewed or modified. ठीक है, कहता है जी ट्रांजैक्शन प्राइस एज्यूम ट्रांसफर्स टू कस्टमर। जब हम ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करते हैं तो ये एज्यूम करके करते हैं कि जो प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कस्टमर को ट्रांसफर हो जाएंगी, एंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कैंसल्ड, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, रिन्यू नहीं होगा या मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, कि अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम ये ज्यूम करके चलेंगे कि जी वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ट्रांजैक्शन प्राइस वो नहीं रहेगी, क्योंकि कैंसिलेशन की टर्म्स कुछ और होती हैं, मॉडिफिकेशन की टर्म्स कुछ और होती हैं, रिन्यूअल टर्म्स कुछ और होती हैं। हमने बस ये ज्यूम करके चलना है कि एक दफा हमने ये चीज करनी है एंड दैट्स, और उसके बाद नया को काम करना होगा, दोबारा चीजें देनी होंगी, तो दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। द ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इफेक्ट्स ऑफ द कस्टमर क्रेडिट रिस्क। यस, इसका क्या मतलब है? कहता है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है उसके साथ आपने अपने रेवेन्यू को एडजस्ट नहीं करना। ये स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है, लेकिन हम जनरल अकाउंटिंग करते हुए इसी को अप्लाई करते हैं। कहते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस जो है इसको एडजस्ट नहीं करना हमने इफेक्ट ऑफ कस्टमर क्रेडिट रिस्क। कस्टमर क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है? कि कस्टमर को जब उधार दे रहे हैं तो उसमें रिस्क होता है, तो उसका जो जितना रिस्क है उसकी वजह से इसे हम एडजस्ट नहीं करेंगे। बट इज एडजस्टेड इफ एंटिटी हैज क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन that it will enforce its right for only a portion of the contract price। ठीक है, लेकिन ये एडजस्ट किया जाएगा if the entity
हैज क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन, कि अगर एंटिटी ने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर ली है, दैट इट विल इन्फोर्स इट्स राइट फॉर ओनली अ पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक पार्ट जो है वो इन्फोर्स कर सकेंगे। एक वैलिड एक्सपेक्टेशन कस्टमर में भी क्रिएट होगी और आपको भी ये लग रहा है, तो फिर हम उतना ही रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे, सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो, लेकिन उस ट्रांजैक्शन प्राइस या रेवेन्यू के अंदर हम अफेक्ट ऑफ कस्टमर क्रेडिट यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट या बैड डेट होने का जो खदशा है, यही वजह है कि मैं सेल तो पूरी रिकॉर्ड करता हूं और डाउटफुल डेट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूं। मैं अपनी सेल को कम नहीं करता, इस लाइन की वजह से नहीं करता। अदरवाइज मैं कहूं कि अच्छा यार इतनी सेल की है, इतने कस्टमर डाउटफुल है, तो इतनी सेल रिवर्स कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, बेस्ड ऑन इट्स कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस, अपनी कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस के ऊपर अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने कोई पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिलीवर करना है, मुकम्मल नहीं करना, तो फिर आपको इजाजत है कि आप सिर्फ उसी पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो डिटरमिन कर सकें। ठीक है, और ये भी आपकी कस्टमरी प्रैक्टिस होगी कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो इतने का होता है, लेकिन ऐसे भी हो जाता है कितना डिलीवर करके जो है वो हमारी डील ओवर हो जाती है। तो फिर आप अपनी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को जितना आपने काम करना है, जो कि एक वैलिड एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप डिटरमिन करते हैं, उतना ही उसे डिटरमिन किया जा सकता है। ओके, an entity must consider the effect of all following factors when determining the transaction price. ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हाइल डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस? नंबर 1, वेरिएबल कंसीडरेशन उसमें कितनी है? वेरिएबल कंसीडरेशन होती है कि जी लाइक कुछ चीजें फिक्स कर ली जाती हैं कि जी अगर ये रोस्टम में आपको सेल करूंगा तो ये इतने का होगा, लेकिन अगर ये मैं इतने दिनों में दूंगा तो फिर इतने का है, इतने दिनों में दूंगा तो फिर इतने का है। अब कंसिडरेशन क्या होगी? वेरिएबल होगी। इसकी कीमत डिपेंड कर रही है इसके डेज ऑफ डिलीवरी के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन। कंस्ट्रेंट ऑन वेरिएबल कंसिडरेशन, के वेरिएबल कंसिडरेशन के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो क्या? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदियां, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावटें, कि वेरिएबल जो कंसिडरेशन है उसके ऊपर उसके अंदर क्या रुकावटें हैं। जैसे यहाँ पर रुकावट जो है वो दिन है कि जी इतने दिनों में भी हो सकता है, इतने दिनों में भी हो सकता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करना है। ठीक है, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि इन द लॉन्ग रन आपकी मसलन अगर आप इंस्टॉलमेंट पे चीज लेते हैं तो वो सारी इंस्टॉलमेंट जमा करें तो वो मोटरसाइकिल मुमकिन है 2 लाख रुपए की हो। आप आज अगर कैश लेते हैं तो वो मोटरसाइकिल जो है वो 60,000 की हो। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो वो मुमकिन है 1 लाख की हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल बहुत कम हो गया, तो कहता है ये जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है इसे भी आपने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करते हुए कंसिडर करना है। ठीक है, नॉन कैश कंसिडरेशन, अगर अदर देन कैश कोई चीज दे रहे हैं तो उसे भी, वो भी ट्रांजैक्शन प्राइस की डिटर्मिनेशन में उसका भी रोल होगा। मैं कहूँ भाई ये 1 लाख रुपया ले लो, साथ मेरे से ये मेरा फोन ले लो और मुझे ये चीज दे दो, तो ये जो मैं फोन दे रहा हूँ, खैर ये तो नहीं अभी मैं दे सकता, बिल्कुल नया है। ठीक है, तो वो जो आप जब इस तरह कोई कंसिडरेशन अदर देन कैश देंगे तो वो भी ट्रांजैक्शन प्राइस की डिटर्मिनेशन में ज़ाहिर है उसकी भी वैल्यूएशन की जाएगी। कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर, यस, ये क्या बात हुई कि हमने कस्टमर को कुछ देना है। ठीक है, हम कस्टमर ने तो हमारे पैसे देने होते हैं, लेकिन यस, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस हमें कुछ कंसिडरेशन कस्टमर को भी देनी होती है। हमें कुछ कंसिडरेशन जो है वो कस्टमर को भी देनी होती है। मसलन अगर हम टाइम पे डिलीवर ना कर सकें तो हमें कोई पेनलाइज हो जाए, पेनल्टी हो जाए, तो वो हमें कस्टमर को देनी है। ठीक है, प्रोडक्ट हम किसी जो है वो अल्टीमेटली टाइम टारगेट के ऊपर ना मीट कर सकें तो हमें उसके पेनलाइज होते हैं, वो कस्टमर को, एंड सो ऑन। तो ये वो कंसिडरेशंस हैं जो कि ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करते वक्त हमने जिनका ख्याल रखना है। आगे चलें, ये सवाल अलहदा से थ्योरी में पूछ सकता है। अब एग्जांपल आ गई छोटी छोटी।
तैयब को enters into a contract to build an oil rig for ₹100,000. ऑयल रिग होता है वो जो कुआं होता है। ओके कहता है if the oil rig is not completed on time there will be a ₹20,000 penalty. अगर वो टाइम पर मुकम्मल ना कर सके तो 20,000 की पेनल्टी पड़ेगी। तैयब को has built similar oil rigs before and there is 90% chances that the oil rig will be completed on time. Substantial certainty है कि जी हम वो टाइम पर मुकम्मल कर लेंगे क्योंकि हम वो रिग बनाते रहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा 90% चांसेस हैं कि वी विल कंप्लीट इट ऑन टाइम। टू पॉसिबल आउटकम्स, ₹1 lakh if completed on time, ₹80,000 if completed, if not completed on time। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो सकती है? 1 लाख भी हो सकती है, 80,000 भी हो सकती है। ठीक है, अब मोस्ट लाइकली अमाउंट क्या है? 1 लाख है। वजह क्या है? क्योंकि हमारा 90% प्रोबेबिलिटी है कि हम ये टाइमली मुकम्मल कर लेंगे। तो लिहाजा जब सब्सटेंशियल सर्टेनिटी एग्जिस्ट करती हो तो उससे फॉलो करके ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी चाहिए। तो द मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड बेटर प्रेडिक्ट्स द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। ये जो लिखा हुआ है ना मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड, ये आगे जाके पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन प्राइस, अब मेरे पास टू वेज हैं ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करने के। एक ये 1 लाख और दूसरा 1 लाख माइनस पेनल्टी। वो जो कंसिडरेशन अभी कहा ना कि इसे भी देनी है, तो ये 2 प्राइसेस हैं। इनमें से मोस्ट लाइकली प्राइस कौन सी है? वो मेरी प्राइस होगी, वो ये है। ठीक है, क्यों भला? कहता है therefore transaction price is 100,000 as there is 90% chances that our rig be completed on time. Understand? आगे चलें। हाँ जी, मोहम्मद उमर क्या कह रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये वेरिएबल कंसिडरेशन और कंस्ट्रेंट वेरिएबल कंसिडरेशन, सर इस पे एग्जांपल कोई और भी आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर फ्यूचर में मैं फर्ज करें को बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, एक नक्शे के मुताबिक तय हो गया, ठीक है, उसके बाद मैंने उसके अंदर चेंजेस करवानी शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं यार, ये विंडो इधर नहीं इधर लगा दो, ये डोर इधर से हटा के इधर कर दो, और इसकी छत की हाइट जो है वो 9 फुट की बजाय 11 फुट कर दो। तो उसके अगेंस्ट भी ज़ाहिर है मैं कुछ लूंगा ना अपने कस्टमर से, मुफ्त में तो ये काम नहीं करके दूंगा उसको। तो वो वाली जो कंसिडरेशन है वो वेरिएबल कंसिडरेशन कहलाती है। कंस्ट्रेंट से मुराद वो रुकावटें, वो पाबंदियां होती हैं जो वेरिएबल कंसिडरेशन को डिटरमिन करने में हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो अल्टीमेटली फेस करने से मुराद ये है कि जी लाइक आज मैं बैठा हुआ फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि जी मेरा कस्टमर मेरे से क्या चेंजेस मांगेगा। तो उनको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम फ्यूचर वेरिएशंस को असेस ना कर सकते हैं। ठीक है जी। सर इस कंस्ट्रेंट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन कहीं से मिल जाएगी? आगे मैंने कहा ना हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये मजीद क्लियर ठीक है, होता जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस की जो एलोकेशन है वो हमने कैसे करनी? एलोकेशन से मुराद ये है कि जी अगर जहां पर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है और सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वहां पर तो कोई रौला नहीं है, लेकिन जहां पर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो एज ए पैकेज निगोशिएट हुई है, तो हमें हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का अलग रेवेन्यू डिटरमिन करना है। क्योंकि किसी का रेवेन्यू अगर सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, हार्डवेयर इन सब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सॉफ्टवेयर किसी और टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे डिलीवर होना और मेरी कॉस्ट आनी है, ट्रेनिंग किसी और टाइम पे होनी है। तो हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू उस टाइम पे हमें रिकॉग्नाइज करना है। लिहाजा ये समझना ज़रूरी है कि जो टोटल हमारे पास रेवेन्यू होगा उसको हम डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में एलोकेट कैसे करेंगे। ठीक है, सो कहता है द एंटिटी एलोकेट्स
contract transaction price to each separate performance obligation within the contract, जो उस contract के अंदर हैं, on a relative stand alone selling price basis. stand alone selling price का मतलब ये होता है कि अगर मैं वो चीज मैं ये सिर्फ मैं सॉफ्टवेयर दे रहा होता तो मैं उसके लिए क्या प्राइस चार्ज करता, सिर्फ मैं अगर हार्डवेयर दे रहा होता तो उसके लिए क्या प्राइस चार्ज करता, सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा होता तो उसके लिए क्या प्राइस, उस उन बेसिस के ऊपर हम स्टैंड अलोन प्राइस की बेस के ऊपर हम ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, जब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था. A standalone selling price is the price at which an entity would sell a promised good or services separately to a customer. कि अगर मैं कस्टमर को सेपरेटली एक प्रॉमिस गुड या सर्विस डिलीवर करूंगा तो वो वाली जो प्राइस है वो क्या कहलाएगी, वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस उसकी कहलाएगी. उसे हम क्या कहेंगे, उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कहेंगे. IFRS 15 suggest but does not require. जहां ये लिखा हो स्टैंडर्ड के अंदर तो वहां पर ऑप्शन होती है हमारे पास. पानी पी ले. अच्छा जी, अब IFRS हमें ये गाइड करती है कि जी आप एक जो पैकेज प्राइस है उसमें से स्टैंड अलोन प्राइस अलग-अलग कैसे कर सकते हैं. लाइक मैं आपको बता रहा हूं ना कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, इन सब का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया से 5 मिलियन का. अब इस 5 मिलियन के अंदर अच्छा इनको अलग-अलग करना क्यों जरूरी है? अलग-अलग करना इसलिए जरूरी है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत जब जब इनकी कॉस्ट लगेगी तब तब इनका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं साल में, उस ट्रेनिंग के ऊपर मेरा पूरे साल में खर्चा होता है तो उसका जो रेवेन्यू है वो भी साल में एलोकेट होना चाहिए. हार्डवेयर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिलीवर कर देता हूँ, खरीदता हूँ, कॉस्ट इनकर होती है, डिलीवर कर देता हूँ. तो जब डिलीवर किया उसका रेवेन्यू उस वक्त रिकॉग्नाइज करना है, लिहाजा उसका अलग रेवेन्यू पता होना चाहिए. ट्रेनिंग का रेवेन्यू डेफर कर देना है क्योंकि वो 2 सालों के ऊपर ट्रेनिंग करनी है. मेंटेनेंस का भी 2 सालों पे करना है, ट्रेनिंग फर्ज करो 6 महीनों में करनी है तो उनका रेवेन्यू उन पीरियड पे डेफर कर देना है. सो इसलिए उनका अलग अलग रेवेन्यू जानना जरूरी है. अब एक जो पैकेज डील है लाइक 5 मिलियन की, उसमें से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेनिंग और प्रोग्राम मेंटेनेंस की ट्रांजैक्शन प्राइस अलग अलग करने के 3 मेथड बताए गए. नंबर 1, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, कि वो जो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मार्केट असेसमेंट करके देख लें कि उसकी प्राइस कितनी मार्केट में आप लेते हैं इंडिविजुअली और आपने इस कस्टमर को कितना कोई उसमें डिस्काउंट दिया हुआ है फर्ज कर लें तो उस मार्केट प्राइस को उस डिस्काउंट से एडजस्ट कर लें, वो प्राइस निकल आएगी. नंबर 2, और जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट अप्रोच समझी जाती है वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच. एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच के एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपको पता होती है जो काम आप कर रहे होते हैं. लाइक मैं कहता हूं कि यार ये जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं ना 6 महीने की, इसके ऊपर मेरे 1 लाख रुपया खर्च होंगे, ये मेरी कॉस्ट है. और मैं
अपनी ट्रेनिंग सर्विसेज के ऊपर 20% मार्जिन के साथ काम करता हूं, लिहाजा 20,000 मेरा मार्जिन है। ठीक है, सो ये जो पैकेज डील के अंदर 10 लाख रुपए का मैं पैकेज दे रहा हूं, जिसमें सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ट्रेनिंग है और 1 साल की मेंटेनेंस भी है। उस डील के अंदर 10 लाख में से जो ट्रेनिंग रेवेन्यू है वो कितना है? 1,20,000। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड कॉस्ट 1 लाख प्लस मार्जिन 20,000 अप्रोच, कि मैं इस तरह से भी उसकी प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। रेजिडुअल अप्रोच से मुराद ये है कि आप किसी ना किसी बेस पे तमाम 4 टोटल एक्टिविटी में से 3 एक्टिविटी की प्राइस निकाल लें और जो चौथी एक्टिविटी की प्राइस है वो ये रह जाएगी, जो रेजिड्यू है। ठीक है, कि आपने किस तरह से उस बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनकी आपने ट्रांजैक्शन प्राइस निकाल ली, तो जो लास्ट में रह जाएगी जो रेजिडुअल है वो आप उसकी कैलकुलेट कर दें। ठीक है, तीनों पहले ए बी सी करके डी की निकाल लें या सी डी बी की करके ए की निकाल लें, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके, तो ये वो अप्रोचेज हैं जिनकी बेस के ऊपर हम स्टैंड अलोन प्राइस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आगे जाके हम क्वेश्चंस में इसे यूज करेंगे। पांचवा और आखिरी स्टेप क्या है? रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज द एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑफ। अब जब आपने ट्रांजैक्शन प्राइस तय कर ली और उसकी अगर, अच्छा ये जो एलोकेशन और ट्रांजैक्शन प्राइस है ये हर दफा जरूरी नहीं होगी। ये जो चौथा स्टेप है ये अगर तो पैकेज डील होगी तो एलोकेशन का सवाल पैदा होता है ना। अगर आपकी डील ही पैकेज नहीं है तो फिर किस चीज की एलोकेशन? ठीक है, फिर जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो एक ही सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और वही उसकी जो है वो प्राइस है, तो एलोकेशन की तो जरूरत ही नहीं है। तो सम टाइम ये 4 स्टेप जो है इसकी जरूरत भी नहीं होगी। अब आ गया जी आपने कब रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू। कहते हैं रेवेन्यू, ये सिंपल बात है जो हम आपको पहले भी सिखाते हैं कि जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए। वो कहते हैं रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन और एज द प्रॉमिस गुड और सर्विसेज आर ट्रांसफर टू ए कस्टमर। अब यहां पर उसने ट्रांसफर के एंगल से इसे डिफाइन कर दिया कि जब प्रॉमिस गुड एंड सर्विसेज जो है वो ट्रांसफर हो जाए। अब आगे वो बताएगा कि ट्रांसफर होना किसे कहते हैं, कब कहा जाएगा कि ट्रांसफर हो जाएंगे। कहता है ट्रांसफर अकर्स व्हेन कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जब वो उसका कंट्रोल ले लेता है। ठीक है, आगे कंट्रोल को भी डिफाइन करेगा। आगे चलेंगे। अ कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ एन एसेट, अब कंट्रोल की बात हो रही है, एन एसेट व्हेन इट कैन डायरेक्ट द यूज ऑफ एंड ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द रिमेनिंग बेनिफिट फ्रॉम इट, यानी वो उसके यूज को कंट्रोल कर सकता हो और उसके जो बेनिफिट हैं उन्हें वो मेंटेन कर सकता हो। कंट्रोल इंक्लूड्स द एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर एंटिटीज फ्रॉम डायरेक्टिंग द यूज ऑफ एंड ऑब्टेनिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम एन एसेट। इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड। अब ये कंट्रोल के ऊपर एक अच्छी खासी डिस्कशन हुई है। कहता है जब आपके पास किसी चीज का कंट्रोल होता है तो वो दूसरों लोगों को के कंट्रोल को खत्म कर देता है। कंट्रोल इंक्लूड्स द एबिलिटी टू प्रिवेंट, कंट्रोल का मतलब ये भी होता है कि आप प्रिवेंट कर सकें अदर एंटिटीज, यानी अगर ये कैमरा मेरा है, मेरा इसके ऊपर कंट्रोल है, तो कंट्रोल इंक्लूड्स एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर टू यूज इट, कि जी मैं अगर ये हक रखता हूं कि भाई कोई और इसे यूज ना करे मेरी इजाजत के बगैर। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी टू प्रिवेंट कंट्रोल बाय अदर एंटिटीज है, ये जो है ये भी कंट्रोल की एक इंडिकेशन है। इसके अलावा कहता है इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड द एंटी हैज ए प्रेजेंट राइट टू पेमेंट फॉर द एसेट्स। ठीक है, यानी जो बेचने वाला है, ये सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है। जो बेचने वाला है, एंटी हैज ए प्रेजेंट राइट टू पेमेंट फॉर द एसेट, कि जो मैंने कोई एसेट बेचा है फर्ज करें, तो उसका जो राइट ऑफ पेमेंट है
वो स्टैब्लिश हो चुका है। इस तरह से इसको पढ़ लें। या खरीदने वाले ने जो एसेट लिया है उसको पेमेंट करने का जो राइट है, प्रेजेंट राइट टू पेमेंट, एक्चुअली जो पेमेंट के लिए फ्रेज यूज होता है ना, वो राइट नहीं होता, वो ऑब्लिगेशन होती है। यहां ये एक इख्तलाफ है मेरा और ये बोंगी मारी हुई है यहां पर। देंटी हैज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पेमेंट होना चाहिए, ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट फॉर द एसेट होना चाहिए, ना कि राइट फॉर पेमेंट होना चाहिए। ये वो लिखना बेसिकली बेचने वाले के हिसाब से चाह रहा है कि जो एंटिटी मैंने शुरू में बताया था, किसे कह रहे हैं, जिसने सेल करनी है। एंटी मीन सेलर, सेलर हैज ए प्रेजेंट राइट, ये तो सही है। टू पेमेंट नहीं होना चाहिए, फॉर रिसीट होना चाहिए। अगर इस तरह से लिखना है, अगर बेचने वाले के हिसाब से लिखना है तो फिर ऑब्लिगेशन नहीं, राइट नहीं, ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मेरा हर बात समझ आ गई। द कस्टमर हैज लीगल टाइटल, लीगल टाइटल, लेकिन ये ये दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल, इन सब का पूरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये इंडिकेटर्स कंट्रोल को आइडेंटिफाई करते हैं। द कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन, फिजिकल पोजेशन, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है। कंसाइनमेंट के अंदर फिजिकल पोजेशन मेरे पास होता है, कंसाइनी के पास होता है, लेकिन वो क्या है, मेरा कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल इसलिए नहीं होता कि जैसे मुझे कंसाइनर ने कहना मैंने वैसे ही बेचना है, वही कीमत रखनी है, उसी को मेंटेन करना है। द कस्टमर हैज द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट। ये देखिए ना, यहाँ पर एसेट एसेट हर जगह यूज हुआ है। ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज लिखना चाहिए, वो एसेट भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। तो जो कस्टमर है उसने सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवार्ड जो है, जो भी गुड या सर्विस उसने खरीदी है वो एसेट है या वो कोई सर्विस है, उसके ऊपर उसके रिस्क एंड रिवार्ड उसे ट्रांसफर हो गए हैं। द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द एसेट, अगेन द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली हम तो कंट्रोल गुड और सर्विस की बात कर रहे हैं ना। हमने ये किस पैराए में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन हो रही है कंट्रोल की, कि जी जो कब हम कहेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम गुड एंड सर्विसेज रिकॉर्ड करना है, तो वो गुड या सर्विस किसी के लिए एसेट है या किसी के लिए एक्सपेंस है, ये उसका मसला है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक गुड या सर्विस है जिसके अगेंस्ट मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने जा रहा हूँ, और जब इसका कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा, और कंट्रोल के इंडिकेटर्स ये हैं। The benefits of an asset are the potential cash flows that can be obtained directly or indirectly from the asset in many ways. The benefit of an asset are the potential. Benefit of the asset क्या होते हैं कि उसके वो जो उसके यूज से आपके कैश फ्लो आपको जनरेट होने हैं, उनको हम कहते हैं। वो कहता है जी जब एक एंटी वो बेनिफिट लेने के लिए तैयार हो जाती है, तब हम कहते हैं कि कंट्रोल उसको ट्रांसफर हो गया है। पीछे जाना जरा। तो ये बेसिकली रेवेन्यू रिकग्निशन हम तब करेंगे जब ये ट्रांसफर हो जाएगा। नंबर 2 एसेट, आगे चलो, जब ये कंट्रोल उसको चला जाएगा और जब उसके बेनिफिट जो है वो एंटिटी वो कस्टमर लेने लग जाएगा, ठीक है। कि ये चेयर जो है, ये जब मैं इसका बेनिफिट लेने लग जाऊंगा, मैं ज़ाहिर है शॉप से ले आऊंगा, तो अल्टीमेटली जब इसके बेनिफिट मुझे ट्रांसफर हो गए हैं तो उसका राइट इस्टेब्लिश हो गया एंटिटी का कि वो इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सके। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड कॉन्टिन्यूसली, ये कॉन्टिन्यूसली की बात हो रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हर हफ्ते, हर महीने। A revenue recognition method that best depicts the entity's performance should be applied। कहता है जी जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करते हैं, गुड्स ट्रांसफर करते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो फिर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। तो कहता है उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट मेथड क्या है? सबसे अप्रोप्रिएट मेथड ये है कि जिस पैटर्न से उसको गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रही हैं, उसी पैटर्न से उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाए। अपडेटेड एज सर्कमस्टांसेस चेंजेस, और अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होते जा रहे हैं, वो जो मसलन आपने एक हफ्ते में 10 यूनिट दिए तो 10 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें,
अगले में आपने 15 दिए तो 15 का कर लें, अगले में 7 दिए तो 7 का कर लें। जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है आप भी उसके मुताबिक उस पैटर्न को आप भी फॉलो करें। आगे चलें, एग्जाम्पल देखनी है ये अब हमें। इसके अंदर उसने 5 के 5, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसने 5 के 5 स्टेप जो है ना वो अप्लाई करके बताए हुए। ओके, ऑन 1 नवंबर 2017, ये भी पेपरों में आई हुई एग्जांपल है, शायद रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर फॉर 30 कंप्यूटर एज वेल एज 12 मंथ्स ऑफ टेक्निकल सपोर्ट फॉर कंप्यूटर्स। ठीक है, हार्डवेयर देना है 30 कंप्यूटर्स का और उसकी टेक्निकल सपोर्ट देनी है। शाह डिलीवर्स द कंप्यूटर्स and transfer its legal title to the customer on the same day. On the same day mean 1 नवंबर को। ठीक है, ओके। द कस्टमर पेड रुपीज 25,000 अपफ्रंट, उसने 25,000 एडवांस दे दिया। द कंप्यूटर सेल्स फॉर 20,000 एंड द टेक्निकल सपोर्ट सेल्स फॉर 5,000। ये ट्रांजैक्शन टोटल डील कितने की हुई? 25,000 की। ये 25,000 क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस है। 20,000 और 5,000 के दो इस, अब वो स्टेप, पहले स्टेप हम खुद लगा के देख लेते हैं। ठीक है, बिलो और हाउ 5 स्टेप वुड बी अप्लाई टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। यस, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या? देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शाहिद एंड इट्स कस्टमर फॉर प्रोविजन ऑफ गुड कंप्यूटर एंड टेक्निकल सर्विसेज। यस, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, नो डाउट। Identify separate performance obligation. There are two separate performance obligation. One is supply of computers and other is provision of technical services. पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरा, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। वो उसने हमें खुद ही बताई हुई है, ना बताई हो तो हमें कोई मेथड बताया गया होगा, आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जी 25,000 वो कहता है जी आपकी टोटल प्राइस है, और आमतौर पर आप ये जो टेक्निकल सर्विसेज इतने अरसा के लिए आप 4,000 रुपए में देते हैं मार्केट के अंदर, और आपने इस कस्टमर को स्पेशल डिस्काउंट दिया 10% का, तो फिर क्या करना है? वो 4,000 माइनस 10% करके वो उसकी टेक्निकल सर्विसेज की प्राइस आ जाएगी, और 25 में से वो माइनस कर देंगे, बाकी सारी प्राइस रेजुअल अप्रोच के तहत जो है वो किसकी हो जाएगी? वो कंप्यूटर्स की हो जाएगी। ठीक है, सो लाइक दिस जो कुछ पढ़ा सारा अप्लाई होगा। स्टेप 3 कहता है डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। कहता है टोटल ट्रांजैक्शन है 25,000 पर कंप्यूटर है। गलत है ना, पर कंप्यूटर तो नहीं है ना, आप फ्रंट लिखा हुआ है, पर कंप्यूटर लिख दिया। द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस इज 25,000। वो पर कंप्यूटर नहीं है यार, वो लिखा हुआ है अप फ्रंट के इकट्ठे एडवांस में दे देना सारे का सारा, ऐसे ही है। अप फ्रंट का मतलब होता है सारी पेमेंट पहले दे देनी, अप फ्रंट का मतलब ये होता है। इसका मतलब 30 कंप्यूटर्स की कीमत उसमें 25,000 ईच, तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद ये भी हो गया एलोकेट द प्राइस। कहता है एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्टेस्ट। नो नीड फॉर एनी एलोकेशन एज द ट्रांजैक्शन प्राइस एंड स्टैंड अलोन प्राइस मार्केट प्राइस इज द सेम। अब यहां पर उसने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट क्यों नहीं किया? कहता है जो ट्रांजैक्शन प्राइस की ये जो दी हुई है प्राइस उसने 5,000 और 20,000, इसको एलोकेशन की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन प्राइस है और मार्केट प्राइस है वो सेम है। ठीक है, यानी 5,000 ही अगर वो लिखता है ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि जी मार्केट के अंदर वो इतने की बेचता है, इतना डिस्काउंट देता है, ये वो, तो फिर हम उसके मुताबिक कैलकुलेशन करते। अब ऑलरेडी ये हुआ है तो लिहाजा उसकी फर्दर किसी एलोकेशन की जरूरत नहीं है। आगे चलें। एंड स्टेप नंबर 5, रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन और एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। कंप्यूटर का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? पॉइंट एंड टाइम, जिस दिन जाके कंप्यूटर डिलीवर किए उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर हैज बीन पास टू द कस्टमर सो दैट फुल रेवेन्यू ऑफ 20,000 फॉर 30 कंप्यूटर्स। ये देखे ना यहाँ, ये क्या किया हुआ यार, दैट इज 6 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ये तो 6 लाख भी नहीं बनता है। क्या किया भाई, क्या किया?
हाँ, फिर भी नहीं बनता। 30 रुपये 20 करो, 6 लाख बनता। कुछ भी नहीं है, चलो उधर मैं बताता हूँ। ये जहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है ये काट दें। चलो सीधी सीधी एग्जांपल जा रही है, चवल मार दी बीच में। फुल रेवेन्यू ऑफ 20,000 फॉर 30 कंप्यूटर्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। जिस दिन मैंने जाके 30 कंप्यूटर दिए हैं, अगलों ने कंट्रोल ले लिया, मुझे उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। और टेक्निकल सपोर्ट का रेवेन्यू ओवर टाइम कैसे? द टेक्निकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड ओवर टाइम 12 मंथ, सो रेवेन्यू फ्रॉम दिस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम फॉर द ईयर 31 December, रेवेन्यू ऑफ रुपीज 25,000, 5,000 इंटू 30, इतने बनता है, 25 ही बनता है। 5,000 into 30 divided by 12 multiplied by 2, 25 ही बनता है। एक्चुअली उसने ये टेक्निकल सपोर्ट वाला काम है ना, ये भी उसने पर मंथ ले लिया हुआ है कि पर कंप्यूटर ले लिया। क्या 5,000 पर कंप्यूटर टेक्निकल सपोर्ट? या जरा सवाल तो पढ़ो, किसी जगह पर कंप्यूटर का जिक्र है? On 1st November 17, Shah received an order from a customer for 30 computers as well as 12 months of technicals. Shah delivers the computer and Transliter write the same. The customer paid rupees 25,000 upfront. The computer sells for 20,000. The computer sells and the technical support sells for, यहाँ से लग रहा है ये कंप्यूटर सेल्स है ना, कि कंप्यूटर बेचा जाता है। एक कंप्यूटर 20,000 का बेचा जाता है और उसकी टेक्निकल सपोर्ट 5,000 की बेची जाती है। चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो फिर ये टोटल प्राइस कैसे बनी है, जरा उधर जाओ ना। हाँ, वो 25,000, ठीक है, पीछे पीछे, हाँ ठीक है, ये 25,000 पर कंप्यूटर हो गई, ये हमें समझ लग गई। अगर मैं इसको ये यूं पढ़ूं, द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का जिक्र किया गया, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे चलो जी, यहाँ तो फिगर का कोई काम नहीं है, अगले पेज पे चलो। यहाँ पर हम आगे, ये हमने क्या किया था, हमने इसको जरा चेक कर लेते हैं। तो 30 कंप्यूटर्स, अब ये पैसे 6 लाख कैसे बनते हैं? 6 लाख ही बनता है, हाँ ठीक है, ओके। 30 कंप्यूटर है ना, तो ये 30 कंप्यूटर है और 20,000, हाँ सॉरी, उसमें से 25 में से 20 पर कंप्यूटर, कंप्यूटर का रेट, और 5, हाँ टेक्निकल सपोर्ट भी पर कंप्यूटर दी हुई है। चलो ठीक है जी, ओके। शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। और बाकी ये जो 5,000 है, एक 30 कंप्यूटर्स को हमने 2 महीने के लिए साल में मेंटेन किया, तो वो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2 महीने के लिए उनको किया, 2/12, तो ये 25,000 निकल आया। तो मैं इस तरह से इसका रेवेन्यू जो है वो रखा। तो ये पांचों के पांचों स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, समझ आनी चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, ये कोई हाथ खड़ा हुआ हो जी, चेक करें जी। असद यासीन। सर वालेकुम अस्सलाम। सर ये स्टेप नंबर 4 में ये एलोकेशन क्यों नहीं हो रही सर? क्योंकि 20,000 अगर हम बुक एलोकेशन उस वक्त करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एलोकेशन ना हुई हो। एलोकेशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों की प्राइस अलग अलग बतानी है। एलोकेशन का मतलब ये है कि जब प्राइस इकट्ठी हो और दोनों की अलग अलग प्राइस ना पता हो, तो उसे अलग अलग करेंगे, उसे एलोकेशन कहते हैं। यहां पर अगर टोटल दिया हुआ होता कि जी पर कंप्यूटर कॉस्ट इज 25,000, ऐसे लिखा हुआ होता, उसकी सेग्रीगेशन ना की हुई होती कि जी 20 इतना है, 20 कंप्यूटर की कॉस्ट है और 5 वो टेक्निकल सपोर्ट कॉस्ट है। अगर ये ना किया हुआ होता, अगर ये ना किया हुआ होता, तो फिर मैंने 25,000 की एलोकेशन उसको अलग अलग करना था, उसे एलोकेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, यस हाँ, यहां पर एलोकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की प्राइसेस अलग अलग बताई हुई हैं, ठीक है जी सर, ठीक है, ओके। अच्छा जी, एक्सेप्टेबल मेथड क्या है जी?
आउटपुट मेथड, ये उसकी अब बात हो रही है कि जी किस तरह हमने उसकी एलोकेशन करनी है रेवेन्यू की, रेवेन्यू कैसे अलहदा करना है। यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट डिलीवर्ड, यूनिट कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन और सर्वे ऑफ द वर्क परफॉर्म। फर्ज करें आपका 500 मिलियन का एक आपने कोई पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो उसके अंदर वो कह रहा है कि जी यूनिट प्रोड्यूस्ड, कि आपने कितने किलोमीटर सड़क बना ली। 500 मिलियन आपने टोटल रेवेन्यू लेना है और 100 किलोमीटर सड़क आपने बनानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी कितने पर किलोमीटर, 5 मिलियन पर किलोमीटर आपको पैसे मिलने हैं। ठीक है, तो यूनिट प्रोड्यूस्ड, आपने जितने किलोमीटर सड़क बना ली उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। यूनिट डिलीवर्ड या यूनिट डिलीवर के ऊपर कर लें जी, आपने बनाई नहीं है बल्कि ऑपरेटिव करके सड़क कितने किलोमीटर दे दी उसकी बेस पे कर लें। कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन हो सकते हैं, यदि आपका जो टोटल काम है वो आप एक प्लाजा बना रहे हैं कि जी जब इसकी बुनियादें भर लेंगे तो इतने पैसे ले लीजिएगा, जब डोर लेवल पे पहुंचेंगे तो इतने, लेंटर लेवल पे पहुंचेंगे तो इतने, तो वो माइलस्टोन तय हो सकते हैं, उसके मुताबिक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है। और सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, कि आप बिल्डिंग बनी हुई है, आप कह लें कि यार ये 80% मुकम्मल है, 80% उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें। ठीक है, तो दीज आर मेथड के टोटल रेवेन्यू को किस तरह से हमने रिकॉग्नाइज करना है। इनपुट मेथड, ये क्या था, आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड कॉस्ट मेथड है, दिस इज द बेस्ट यूज्ड मेथड। ठीक है, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का जो ट्रू फॉलोअरशिप है वो इनपुट मेथड के साथ होती है। क्या करें, कॉस्ट इनकर्ड, लेबर आवर एक्सपेंडेड, मशीन आवर यूज्ड, ये मुख्तलिफ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके हिसाब से, किसी में लेबर यूज हुई हुई है, किसी में मशीन यूज हुई हुई है, तो जितने मशीन आवर यूज हो गए उसके हिसाब से टोटल इतने मशीन आवर यूज होने हैं, इतने यूज हो गए हैं, तो उसके ऊपर आपकी इतनी कॉस्ट आ रही है, तो उतना टोटल कॉस्ट का इतने % कॉस्ट लग गई है, तो लिहाजा रेवेन्यू का भी उतने % रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड, यदि मेरी अब तक कॉस्ट इनकर हो चुकी हुई है 200 मिलियन की, इसके ऊपर टोटल कॉस्ट लगनी है 400 मिलियन की, इसका मतलब है 50% मल्टीप्लाइड बाय 100, 50% कॉस्ट लग चुकी है, लिहाजा जो रेवेन्यू है उसका भी 50% रिकॉर्ड कर लें। अंडरस्टैंड, जहां पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होने हैं, वहां पर वो कहते हैं आप आउटपुट मेथड यूज कर लें, आप इनपुट यानी कॉस्ट मेथड यूज कर लें। आगे चलें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि जब हम कॉस्ट मेथड पे जाएंगे तो आगे चले चलें या रोक दें, यहां पर क्या ख्याल है जी, आगे चलें, आगे क्या रह गया, आगे चलना जरा। हाँ, अमोर्टाइजेशन है और तो बस ठीक है, आगे तो खत्म हो गया, कल इससे मेरा हल क्लोज करते हैं ना। ठीक है जी, आतिफ नईम, कोई क्वेश्चन है आपका? जी आतिफ नईम किधर है, इसने हैंड रेज किया था, बस कर दूं, ये कहना जी चाह रहे हैं? जी जी, यही कहना था, यही कहना। ठीक है जी, चलें जी, एटलीस्ट 5 स्टेप हो गए हमारे, वो मॉडल क्लियर हो गया, एग्जांपल क्लियर होगी, यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा। सिलेबस हमारा हाथ में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल इंशाल्लाह ताला हम इसे क्लोज करके तो आगे इसकी प्रैक्टिस पे चले जाएंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी है इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।